अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करने हैं सम ऑफ द मेजर लॉज ऑफ फोरेंसिक्स। हम लोगों ने पढ़ने हैं बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक्स के फोरेंसिक्स जो है उसके पीछे जो लॉज काम कर रहे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं या जिसके अकॉर्डिंग क्राइम सीन रिजॉल्व हो रहा होता है, वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए, जिनको हम अपने दिमाग में रखते हुए एक केस को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि हकीकत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट्स ट्रेसेस। लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है कि हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ इन कांटेक्ट जब भी आती है, दो चीज़ों का जब भी कांटेक्ट होता है तो कोई ना कोई चीज़ उनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होता है। चाहे वो चीज़ हमें नज़र आ रही हो या ना आ रही हो, वो कांटेक्ट या वो जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल है वो विजिबल हो या ना हो, पर वो ज़रूर हो रहा होता है। तो इसी तरह के डिफरेंट लॉज हैं जो हम मद्देनज़र रखते हैं देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थिंग्स, और जब हम क्राइम को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तब। तो हम देखते हैं फोरेंसिक साइंस जो है वो बेसिकली 7 बेसिक लॉज या प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही होती है। दे आर लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स। अब इसमें से आधे लॉज हम आज पढ़ेंगे और आधे लॉज जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लॉ नंबर 1 जो है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब होगा? सबसे पहले अगर हम इसकी उर्दू करें तो क्या होगी? इंडिविजुअलिटी मतलब इंडिविजुअल होना, हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ से डिफरेंट होना। जैसे कि मैं आपको ये बात समझाती रही हूँ पहले भी कि हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दूसरे इंसान से डिफरेंट है। ईदर इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस के केस में भी हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये क्या हुआ? वो इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअलिटी हुई, उनके अंदर डिफरेंस हुआ। तो फोरेंसिक्स में लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी भी हमें यही कहती है कि एवरी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड हैज़ एन इंडिविजुअलिटी विच इज़ नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर ऑब्जेक्ट। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी हमें ये कहता है कि हर एक चीज़, चाहे वो नेचुरली प्रोड्यूस हुई हो या वो हमने सिंथेटिकली इंसान ने ख़ुद बनाई हो, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट होती है। इसके मिसाल मैं ये दे सकती हूँ कि करेंसी, जैसे सिक्के होते हैं, 5 रुपए के 2 सिक्के आप देख लो, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। जब हम बहुत गौर से देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। इधर सैंड के पार्टिकल्स, रेत के ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात, हर एक ज़रा दूसरे ज़रे से डिफरेंट होगा, उसके अपने साइज़ में, अपने टेक्सचर में दूसरे ज़रे से डिफरेंट होगा। तो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी भी हमें यही कहता है कि हर एक चीज़ इस दुनिया में अपनी कोई ना कोई इंडिविजुअलिटी रखती है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट होती है। किसी की इंडिविजुअलिटी दूसरी कोई चीज़ जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकती। Every object, natural or man-made, has an individuality which is not duplicated in any other object. It is unique. Neither the nature has duplicated itself nor the man. ना ही नेचर ने उस चीज़ को डुप्लीकेट किया होता है और ना ही इंसान जो है सेम टू सेम रेप्लिका ऑफ अनदर थिंग बना सकता है। कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर आता है, चाहे वो बहुत माइन्यूट सा ही क्यों ना हो। अब अगर हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? अगर हम देखें सॉल्ट, हम अगर नमक की बात करें तो आप देखते हो कहीं कहीं डल्ले होते हैं नमक के और कहीं कहीं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। अब अगर हम उस पाउडर को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसकी फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक ग्रेन जो है वो डिफरेंट है। अगर हम चावलों की भी बात करें, आप देखते हो चावल जो होते हैं उनका साइज़ और उनका टेक्स्चर, उनकी शक्ल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। हर एक साइज़, हर एक चावल जो है वो दूसरी की चावल की इतनी लेंथ का तो नहीं होता, कोई अंदर छोटे भी होते हैं, कोई बड़े भी होते हैं। तो इस तरह इंडिविजुअलिटी है। जैसे सीड्स, प्लांट्स के सीड्स और इवन ट्विंस लुक अलाइक, एग्जैक्टली अलाइक। इवन जो ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल या पैटर्नल ट्विंस जो होते हैं उनमें भी डिफरेंस है, चाहे वो दूसरे के साथ जितना मर्जी रिजेम्बलेंस करते हों, लेकिन ट्विंस की शक्ल सूरत में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कोई ना कोई उनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा जो दूसरे के अंदर नहीं पाया जाता।
तो नेचुरल चीज़ों में भी इंडिविजुअलिटी होती है इधर, और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में भी होती है, जैसे कि कॉइन ऑफ द सेम डिनोमिनेशन मेड इन द सेम में, चाहे वो कॉइन जो है वो सेम उसके ऊपर स्टैंप लगी हो उस कॉइन के ऊपर। जैसे हमारे पास, मैं कह रही हूँ 5 रुपए का सिक्का है, तो वो एक ही मशीन से चाहे निकले हों, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा एरर होगा जो उसके लिए इंडिविजुअलिटी के तौर पे काम करेगा। करेंसी नोट चाहे वो एक ही चीज़ से प्रिंट हुए हों, उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड टाइपराइटर से, चाहे एक ही टाइपराइटर से सेम चीज़ें लिखी हुई हों, फिर भी उसके अंदर इंडिविजुअलिटी होगी। इवन दो पार्टिकल्स ऑफ सैंड और ग्रेन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यहाँ तक के रेत के ज़र्रात और हम कॉमन नमक की बात करें, ट्विंस की बात करें, प्लांट्स की बात करें, इन सब में इंडिविजुअलिटी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एवरी सिंगल स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द मटीरियल, द कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टल, स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ अनरिलेटेड सब्सटेंसेस और अदर्स आर डिफरेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स का डिफरेंस होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि एक ही तरह के ड्रेसेस आपने लिए, सेम ड्रेसेस आप किसी 2 पर्सन ने लिए, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फ़ाइबर, किसी जगह से फ़ाइबर की उखड़ा हुआ होगा, कहीं पे फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा होगा, कहीं पे कोई एक आधा धागा बाहर निकला होगा, तो वो जो एक आधा धागा होगा वो एक में बाहर निकला होगा, दूसरे में नहीं निकला होगा। तो इस तरह इंडिविजुअलिटी होगी हर एक चीज़ के अंदर। तो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी हमें ये कहता है कि नो टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, हर एक चीज़ में इंडिविजुअलिटी है जो कि कोई और दूसरी चीज़ डुप्लीकेट नहीं कर सकती। Millions of prints have been identified, but no two fingers give the similarity on each other even from two fingers of the same individual. ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इवन हम कहते हैं हमारी एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ के अंगूठे के पैटर्न से मिलता नहीं है, हमारी कोई उंगली का पैटर्न दूसरी उंगली के पैटर्न से मैच नहीं होता। तो इंडिविजुअलिटी है ना। Series of experiments conducted to describe on the effect of superimposition techniques for fingerprints prove that with the best superimposed techniques, even from the same finger, the similarities could not be produced due to imperfect inking, unbalanced pressure, the texture of surface of paper and several other aspects. अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इवन हम ये भी कहते हैं कि अगर आपने फिंगरप्रिंट अपना कहीं लगाया, किसी एक सरफेस के ऊपर आपने अपने अंगूठे का निशान लगाया, थोड़ी देर बाद आपने वही सेम जगह, वही उसी पेज की दूसरी साइड के ऊपर आपने दोबारा निशान लगाया, तो भी दोनों आपके जो निशान होंगे उनमें डिफरेंस होगा। अब वो कैसे डिफरेंस होगा, देखो पहली दफ़ा आपने निशान लगाया उस टाइम में आपने जो ज़ोर लगाया वो और है, तो उसका जो प्रेशर की वजह से जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो डिफरेंट है। दूसरी जगह पे आपने जो ज़ोर लगाया उसका पिछले प्रेशर से डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप अपना सेम फिंगरप्रिंट भी लगा रहे हो तो भी डिफरेंस आता है। ये बात हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि जब कभी फिंगरप्रिंट आप लगाते हो अपने फ़ोन पे, तो कभी कभी ऐसे भी होता है आप लगा रहे होते हो डिटेक्ट नहीं कर रहा होता, बिकॉज आप प्रेशर नहीं लगा रहे होते। आप थोड़ा सा प्रेशर लगा के करते हो तो वो फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर आप बिल्कुल हल्का सा माइन्यूट सा टच कर रहे होगे या उसकी प्रॉपर उस जगह के ऊपर नहीं टच कर रहे होगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं करता आपका फिंगरप्रिंट भी। तो इससे भी हमें पता लगता है कि चाहे आप एक ही फिंगरप्रिंट को डिफरेंट जगह के ऊपर, सेम फिंगरप्रिंट को ही डिफरेंट जगह के ऊपर लगा रहे होगे, तब भी जो आपका प्रेशर की वजह से जो इंक यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से, ये जो टेक्सचर है, जो सरफेस है जिसके ऊपर आप अपना फिंगरप्रिंट लगा रहे हो, उस पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। Yet the individuality is always there. It is due to small flaws in the material, in the arrangement of crystals and imperfect stamping. और अब वो ये बता रहे हैं कि हर एक चीज़ में इंडिविजुअलिटी होती है, बिकॉज हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत एरर आता है। अगर आप स्टैम्प लगा रहे हो तो स्टैम्प में, हर एक स्टैम्प में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, कहीं इंक ज़्यादा लगेगी, कहीं इंक कम लगेगी। अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब जो सॉल्ट के बारे में वो बता रहे हैं कि ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन के जो दाने हैं वो हर एक दाने दूसरे दाने से डिफरेंट होगा। और इंडिविजुअलिटी जो है वो डिफरेंट जगह के ऊपर हमें पता लगी है जब हम डिफरेंट एविडेंस को देखते हैं। जैसे हम फिंगरप्रिंट्स को चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई भी 2 फिंगरप्रिंट्स एक ही इंसान की जो हों वो भी आइडेंटिकल नहीं होती।
तो ये जो ला है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये हमें यही कहता है, इवन दो, उसने ये कहा इवन लिप प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन हैव देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन दो हमारे जो लिप्स के जो प्रिंट्स हैं ये भी हर इंसान के डिफरेंट होते हैं दूसरे इंसान से। आपके जो लिप्स के प्रिंट हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब आपको ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, आप डिटेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल लिपस्टिक लगाती हैं लड़कियां, उसके बाद टिश्यू पेपर से जब साफ़ करती हैं या टिश्यू पेपर से जब उसको वो करती हैं एक्स्ट्रा स्मज जो होती है उसको निकालती हैं, जो 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 पैटर्न बनता है टिश्यू पेपर के ऊपर उसके अंदर आपके लिप प्रिंट्स आते हैं। अब दो डिफरेंट पर्सन अपने लिप प्रिंट्स अगर कंपेयर करें तो वो भी डिफरेंट होंगे, तो यहाँ तक भी इंडिविजुअलिटी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी हमें ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो इंसान ने बनाई हो या चाहे वो अल्लाह ताला ने बनाई हो, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, उसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा और इंडिविजुअलिटी होगी। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास लॉ है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज वही है जो हमने पढ़ा था, लुगार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था, जो किसने बनाया था, एडमंड लुगार्ड ने। और वो कहते हैं कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट्स ट्रेसेस, हर एक कॉन्टैक्ट, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इन कॉन्टैक्ट जब जाती है तो कोई ना कोई मटेरियल एक्सचेंज होता है। वो बहुत माइन्यूट सा भी हो सकता है, वो कोई हेयर भी हो सकता है, वो कोई फाइबर भी हो सकता है, वो कोई प्रिंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ हो सकती है जो ट्रांसफ़र होती है और वही चीज़ हमें डिटेक्ट करनी होती है और उसके ज़रिए जो है वो हमारे पास केस रिजॉल्व हो जाता है। आगे उन्होंने बताया व्हेन एवर टू एंटिटीज़ कम इन कॉन्टैक्ट, जब भी कोई दो डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे के करीब आती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो दोनों ही तरफ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्रिमिनल से विक्टिम पे भी जाता है, विक्टिम की भी कोई चीज़ क्रिमिनल के पास जाएगी और वो जिस जगह के ऊपर क्राइम हो रहा है वहाँ पर भी दोनों की कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी, जिसको निकालना और फिर उसको सॉल्व करने से हमारा क्राइम सॉल्व हो जाता है। When a crime or his instruments of crime come in contact with the victim or the object surrounding him, they leave traces। अब वो यही बात बता रहा है, वो यही बता रहा है कि देखो एक फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल ने जो है वो किसी इंसान का मर्डर किया है विद द हेल्प ऑफ नाइफ, छुरी से उसका गला काट दिया विक्टिम का। तो क्या हुआ है, जब वो पर्सन उस कमरे के अंदर आया है तब कमरे के अंदर उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो भी आए हैं। अब जो वो वेपन है उसके ऊपर उस बंदे के फिंगरप्रिंट्स भी आएंगे। अब जब उस बंदे ने उसका गला काटा तो वो जो वेपन है, जो छुरी है, उसके ऊपर खून के निशान आएंगे विक्टिम के और उसके ऊपर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स के भी निशान होंगे। अब जो विक्टिम है जब उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की होगी तो विक्टिम ने नाखून मारे होंगे, तो वो जो नाखूनों के निशान हैं वो क्रिमिनल के ऊपर आएंगे। इस तरह हर एक चीज़ ने कोई ना कोई ट्रांसफ़र ऑफ एविडेंस किया जिसकी मदद से, और ये ट्रांसफ़र ऑफ एविडेंस ही हमें बताता है कि ये असल में ये काम हुआ भी है कि नहीं हुआ। यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई भी है। इसकी दूसरी एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है, इफ़ अ क्रिमिनल एंटर्स द प्रेमिसेस थ्रू अ वेंटिलेटर ही लीव्स हिज फुटप्रिंट्स इनटू द डस्ट ऑन द सिल, इफ़ ही ब्रेक्स अ विंडो और अ डोर लीव्स इट्स मार्क्स ऑन द विंडो फ्रेम। अब वो ये कह रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल विंडो या वेंटिलेटर से एंटर हुआ है अंदर तो उस जगह के ऊपर उस क्रिमिनल के पैरों के निशान आ जाएंगे और वहाँ की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी जो है वो उस क्रिमिनल के जूतों के ऊपर लग जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दोनों तरफ हो गया। अगर उसने कोई विंडो या दरवाज़ा तोड़ा होगा तब भी क्या होगा, वो दरवाज़ा तोड़ते हुए उसके कोई निशान उस दरवाजे के ऊपर रह जाएंगे और उस दरवाजे के टुकड़े उसके कपड़ों के अंदर कहीं ना कहीं घुस जाएंगे। तो इस तरह वहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। अब इसी लॉ ऑफ एक्सचेंज के का एक पर्सपेक्टिव हमें इस्लाम भी देता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फोरेंसिक्स की शुरुआत कुरान मजीद में ही लिखी हुई है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के टाइम पर जब उनके ऊपर जो भी केस था उसको किस तरह फाइंड आउट किया गया था फोरेंसिक्स करके उसके ऊपर। अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ये जो लॉ ऑफ एक्सचेंज है कि हर चीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, कोई ना कोई चीज़ उस वेपन के ऊपर रह जाएगी जिसको देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये वेपन ही इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि जब जिस टाइम के ऊपर अबू जहल की डेथ हुई थी, उसका कत्ल किया गया था बदर की जंग में, तो दो यंग अंसारी बॉयज़ जो थे जिनका नाम था माऊद बिन अमरू बिन अल जामू और माऊद बिन अरफा, ये जो दो लोग थे इन लोगों का उन्होंने
ये दोनों नॉमिनेट हुए थे कि इन दोनों में से किसी की तलवार से जो है वो कत्ल हुआ है। तो अब फाइंड आउट करना था हमने कि इन दोनों में से कौन सा वो पर्सन है जिसकी वार की वजह से अबू जहल की डेथ हुई है। तो उसको चेक कैसे किया गया था, वो दोनों जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उसका इंसिडेंट उन्होंने बताया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वेस्टिगेट की, उन्होंने चेक की दोनों की तलवारें और कंफर्म किया कि कौन से वाले की तलवार की वजह से अबू जहल की कत्ल हुआ था। बिकॉज दो तलवारें थी ना, किसी एक के ऊपर ही उस जितना उसमें ज़ख़म अंदर गया उतनी जगह पे वो खून होना चाहिए। तो जिसकी तलवार के अंदर उतनी लेवल के ऊपर ही खून लगा हुआ था, उसका मतलब था कि उसी पर्सन की तलवार उस अबू जहल की बॉडी के अंदर घुसी थी, तो उसका खून उतनी ही जगह के ऊपर लगा हुआ था। तो इस तरह उन्होंने डिक्लेयर किया कि कौन से वाले पर्सन ने जो है वो अबू जहल का कत्ल किया था और फिर उसको नॉमिनेट किया गया। इस तरह एनालिसिस हुई थी लॉ ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। अब लॉ ऑफ एक्सचेंज हमें ये कहता है कि हर कॉन्टैक्ट अपना लीव ट्रेस करता है, म्यूचुअली कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती है। दो लॉज हमने पढ़ लिए हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी और दूसरा था लॉ ऑफ एक्सचेंज। अब थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेसिव चेंज मतलब मुसलसल तब्दीली। मुसलसल तब्दीली किस चीज़ की, क्राइम सीन की तब्दीली। हम कहते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंच जाएं, बिकॉज जितना देर से हम पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा कंटामिनेशन आ सकती है, उतना ही ज़्यादा उस क्राइम सीन के ऊपर तब्दीली आ सकती है। जैसे कि सुबह को क्राइम हुआ, आप शाम को पहुंचे हो, तो शाम को तो सूरज नहीं निकला हुआ, शाम को इन्वायरमेंट और है, सुबह को इन्वायरमेंट और है, तो बहुत सारा एविडेंस जो है वो लूज़ हो चुका होगा। चेंज हो गया ना पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, एवरीथिंग इज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये चेंज होने की जो कैपेसिटी है, रेट है, वो हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट होता है। हम कहते हैं कि क्राइम सीन के ऊपर अगर कोई हेयर या है हेयर सैंपल एविडेंस हैं या कोई हमारे पास फाइबर्स हैं, तो जितना जल्दी हम उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंचेंगे उतना ही जल्दी हम उसको इकट्ठा कर सकेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा इतनी हल्की सी हवा से भी जो हमारे बाल हैं वो इतने हल्के होते हैं कि उड़ के कहीं और पहुंच जाते हैं। तो अगर हम फ़ौरन से उस क्राइम सीन के ऊपर नहीं पहुंचे, हम पहुंचे शाम को, तो जितने भी बाल उधर हमें एविडेंस के तौर पर मिल सकते थे वो तो नेचुरल हवा की मदद से उड़ के किसी और जगह पे चले गए होंगे, वो एविडेंस ज़ाया हो गया ना। तो इस तरह ही ये वाला जो लॉ है वो हमें यही कहता है कि एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर चीज़ तब्दील होती जाती है अपने पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। फॉर एग्जांपल इसकी ये भी मैं दे सकती हूँ कि कोई डेथ हुई, जैसे ही डेथ हुई तो हम कहते हैं कि उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो लाश जो है वो अपनी असल फॉर्म में तो नहीं रहेगी ना, गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, उसमें से फाउल स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब वो उस स्टेट में तो नहीं है जिस स्टेट के अंदर उसका कत्ल हुआ था, तो वो चेंज हो गई ना। तो इस तरह ही हर एक चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ बदलती जाती है। लेकिन उसके बदलने का रेट जो है कि वो कितनी देर बाद बदलती है, कितना आहिस्ता बदल रही है, कितना जल्दी बदल रही है, वो हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट है। जैसे हवा के साथ हेयर जो है वो तो फ़ौरन से विदिन कुछ सेकंड्स या कुछ घंटों में ही सारे हवा के साथ बाल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो डेड बॉडी है उसको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा चेंज होने के अंदर। द सीन ऑफ अकरेंस अंडरगोज रैपिड चेंजेस। वेदर, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे वेदर कंडीशंस हैं या वेजिटेबल्स की ग्रोथ है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत जल्दी आएगा। लॉन्गर द डिले इन एग्जामिनिंग द सीन ग्रेटर विल बी द चेंजेस। जितना ज़्यादा देर से आप उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंचोगे उतना ही ज़्यादा वो क्राइम सीन तब्दील हो चुका होगा। और इतना ज़्यादा तब्दील भी हो सकता है कि जब आप पहुंचो तब तक वो बिल्कुल ही और स्टेट में चला गया हो। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के अंदर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि वो जो जिस जगह के ऊपर क्राइम हुआ था वो धो दी थी। अगर अब वो धो दी तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो क्राइम सीन था आप लोग देर से पहुंचे इन्वेस्टिगेट करने, तब तक उसमें इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि अब वो अनरिकॉग्नाइजेबल है, अब उस स्टेट के अंदर है ही नहीं, अब सारा एविडेंस आपका ज़ाया हो गया। द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन क्राइम चेंज ग्रेजुअली। जितनी भी चीज़ें क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं। जैसे कि अगर कोई वेपन होगा तो उसको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम सालों के बाद अगर आपको मिल रहा है तो उसको भी जंग लग चुका होगा, या उसका जो बैरल है वो लूज़ हो चुका होगा, अपनी असल स्टेट में नहीं होगा वो। शूज़ जो हैं
उनको फ़ौरन से आपने नहीं पकड़े, डिटेक्ट नहीं किए, तो वो शूज़ जो हैं वो वियर टियर से फट के ख़त्म भी हो सकते हैं। अब अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं तो फिर उधर से एविडेंस तो नहीं निकलेगा। टूल्स जो हैं उनके ऊपर कोई और पैटर्न भी बन सकता है। अब आपने एक प्लास से कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है और फिर उसी प्लास से आपने कोई और चीज़ भी करके देखी, तो जो पहले वाले निशान हैं वो वही तो नहीं रहेंगे ना, उस प्लास में चेंजेस आ गए। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडेंटिटी जो है उस चीज़ की वो बदलती जाती है, और फिर जितना आप देर करते हो उतना ही ज़्यादा क्राइम सीन जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लड जो है वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, उसमें से डीएनए निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ स्कल है, स्कल मिलता है आपको सालों के बाद, आपने कबर खोदी और उसमें से आपको जो हड्डियाँ मिली उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश बॉडी आपके पास हो तो, क्योंकि फ्रेश है तो सब कुछ सही है, जितनी देर आप करोगे उतनी ज़्यादा सैंपल जो है वो डिग्रेड हो चुका होगा और फेड हो चुका होगा। इवन अब आप ये देखोगे बाइट मार्क्स हैं, अपने आप को दंदे काट के देखो, थोड़ी देर बाद जो है वो जो बाइट का निशान है वो फेड होकर ख़त्म हो जाता है, फिर तो पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने दंदी काटी हुई है कि नहीं। तो जितना जल्दी आप उस बाइट मार्क को कैप्चर करोगे उतना ही ज़्यादा आप उस एविडेंस का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप देर से पहुँचोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को। तो इस तरह जो, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेक्शुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं जिसमें इस तरह के बाइट मार्क्स एनालिसिस करनी होती है, तो उनको फ़ौरन से करना होता है। जितनी देर आप करोगे विद इन 3 डेज़ जो है आपको उस चीज़ को कम कैप्चर करना होता है। बाइट मार्क तो आपको फ़ौरन करनी होती है, थोड़ी ही ज़्यादा देर हो जाए तो फिर जो है वो बाइट मार्क फेड हो जाता है, तो फिर आप कभी भी बता नहीं सकते हो कोर्ट में कि भाई यहाँ पर भी किसी ने बाइट मार्क की थी, तो वो नहीं पता लगती। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। अब ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ कंपेयर करनी है तो उस जैसी चीज़ के साथ ही कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जूता मिला है तो आप उसको जूते के साथ कंपेयर करोगे, ना कि आप उसको कागज़ के साथ कंपेयर करोगे, ना कि आप उसको सॉक्स के साथ कंपेयर करोगे, जूते को जूते के साथ ही कंपेयर करोगे ना। अगर आपके पास कोई फिंगरप्रिंट मिले हैं तो आप उसको फिंगरप्रिंट के साथ कंपेयर करोगे, उसको फुटप्रिंट के साथ अगर कंपेयर करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये लॉ भी बेसिकली सेम यही बात करता है कि कंपेयर करने के लिए भी आपको उस जैसी ही चीज़ चाहिए। जैसे कि पेंट है दीवार से उतरा हुआ, तो आप उसको पेंट के साथ ही उस दीवार के ऊपर लगे हुए पेंट के साथ ही कंपेयर करोगे, उसे आप कारपेट के साथ कंपेयर नहीं करोगे, तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर कारपेट पे ब्लड गिरा हुआ है तो आप उसको कारपेट के साथ ही कंपेयर करोगे, उसको चादर के साथ कंपेयर नहीं करोगे। तो हर एक चीज़ को उस जैसी चीज़ के साथ ही कंपेयर करना है, तभी रिजल्ट सही आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि उन्होंने कहा है इन अ मर्डर केस, एक मर्डर केस के अंदर बुलेट जो है वो आपको मिली बॉडी के पास से। एक्सपर्ट जो था, जिस बंदे ने एनालिसिस की, उसने ये ओपिनियन दिया कि जो बुलेट जो है वो फायर हुई है किसी फायर आर्म से जो कि हाई वेलोसिटी जो से फेंकता है, लाइक अ सर्विस राइफल। तो अब हमें गोली को देख के पता लग रहा है कि ये राइफल से निकली है, तो अब आप ढूंढोगे क्या चीज़? आप राइफल ढूंढोगे या आप शॉटगन या पिस्टल ढूंढोगे? तो आप रिवॉल्वर वगैरह नहीं ढूंढोगे। जिस चीज़ में से वो गोली निकली है अगर वो राइफल है तो आप राइफल को राइफल के साथ कंपेयर करोगे, उसको किसी और वेपन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे या उसकी वजह से कोई और वेपन ढूंढना शुरू हो गए आप, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उस चीज़ ने तो क्योंकि अटैक जो है वो तो राइफल से हुआ है। अगर आप शॉटगन ढूंढ रहे हो लोगों के घरों में से, तो फिर तो जो क्राइम है वो रिजॉल्व नहीं होगा। आगे उन्होंने दूसरी एग्जांपल ये दी है कि अ बंच ऑफ हेयर इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ डिजीज़। एक बंदा मर गया है और उसके हाथों से उनको बाल मिले हैं, मतलब उसने पकड़े हुए थे बाल, बंच ऑफ हेयर्स। एक्सपर्ट जो था जिसने एनालिसिस की, उसने उस बाल की एनालिसिस करके देखा और उसको पता लगा कि ये जो बाल हैं ये किसी हबशी के बाल हैं, किसी ब्लैक पर्सन के बाल हैं। अब हमने जब एनालिसिस करनी होगी तो हम हबशियों को ही ढूंढेंगे ना कि हबशी के बाल हैं, हम वाइट पर्सन्स को या एशियंस को तो नहीं ढूंढेंगे। अगर हम किसी एशियन को पकड़ के ले आए और उसको कहें कि भाई ये जो था इस बंदे ने हरकत की है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम गलत एनालिसिस कर रहे हैं। अगर बाल निग्रॉइड पर्सन के हैं तो अब हमें निग्रॉइड पर्सन्स को ही ढूंढना होगा, तभी वो केस सॉल्व होगा। अच्छा, एक और बात अब उन्होंने अगली बताई हुई, द क्वेश्चन राइटिंग इज़ फाउंड टू हैव बीन रिटन विद अ बॉल पेन। अब वो कह रहे हैं कि एक और उनको केस ऐसा मिला जिसके अंदर बॉल पेन से कुछ लिखा हुआ था। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस बंदे की वो राइटिंग है। तो अब हमने अब ढूंढना है कि कौन सी वो बॉल पॉइंट है। अब आप बॉल पॉइंट ढूंढोगे ना, आप उसकी जगह फाउंटेन पेन तो नहीं ढूंढोगे।
अगर आप पेन ढूंढने लगे हो और लिखी हुई वो चीज़ बॉल पॉइंट से है तो फिर आप केस को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह आगे उन्होंने बताया हुआ वंस हैंड राइटिंग अवेलेबल ऑन अ फोटोग्राफ ऑलरेडी रिटन ऑन अ वॉल वाज कंपेयर्ड विद द स्पेसिमेन रिटन ऑन अ पेपर इट डिडंट गिव वर्ड्स फॉर रिजल्ट्स। अब अगली बात उन्होंने यही बताई हुई है कि जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी ने किसी को थ्रेट किया होता है, तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि वो मिरर के ऊपर रेड लिपस्टिक से लिखा हुआ होता है आई विल किल यू, इस तरह का कुछ थ्रेटनिंग चीज़ लिखी हुई होती है। तो जब उस चीज़ को हमने देखना होता है ना, अब हमें पता है कि कोई भी पर्सन, आप खुद मिरर पे अपनी राइटिंग करके देखो तो वो सेम राइटिंग वैसी नहीं होगी जैसे आप पेपर के ऊपर लिखते हो। मिरर के ऊपर आपकी राइटिंग और तरह होगी। जैसे कि हम वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो और तरह की राइटिंग होती है हमारी अपनी ही, और अगर हम पेपर के ऊपर लिखें तो और तरह की राइटिंग होती है। अब अगर आपने राइटिंग कंपेयर करनी हो, अब आपके पास सस्पेक्ट हो 3, आपने चेक करना हो कि कौन सी वाली की राइटिंग मिरर वाली राइटिंग के साथ मैचिंग है, तो आप क्या करोगे? आप एक मिरर लोगे और उन तीनों बंदों को मिरर के ऊपर लिखवा के देखोगे। अगर आप उनको पेपर के ऊपर लिखवा के देख रहे हो तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो हमें पता ही है कि और तरह की राइटिंग आनी है। तो ये चीज़ होती है, कंपेयर करने के लिए आपको वैसी ही चीज़ चाहिए जिसके साथ आप कंपेयर करके एनालिसिस रिपोर्ट दे सको। ऐसे ही उन्होंने बताया हुआ है सेकंड सेट ऑफ स्पेसिमेन वाज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग ऑन द सेम वॉल एट द सेम हाइट विद द सेम इंस्ट्रूमेंट एंड देन फोटोग्राफ इट विल अलाउड कंपैरिजन। अब यही उन्होंने बताया हुआ है कि आप उसको पेन से पेपर के ऊपर लिखवाओगे तो सही रिजल्ट नहीं आएंगे, बल्कि आपको वैसा ही मिरर वैसी ही हाइट के ऊपर उतनी ही और उसी रेड जो है वो लिपस्टिक के साथ लिखवाओगे तो फिर कंपेयर करोगे तो सही कंपैरिजन होगा। इसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ एनालिसिस। लॉ ऑफ एनालिसिस हमें ये कहता है कि अगर जिस चीज़ की आप एनालिसिस कर रहे हो उसके अंदर कंटामिनेशन आई हुई है, मतलब जो एविडेंस है वो गलत है, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी उसके ऊपर टेस्ट लगा लो कभी भी रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ ही ख़राब है। द एनालिसिस कैन बी नो बेटर दैन द सैम्पल एनालाइज्ड, कि वो जो एनालिसिस है वो कभी भी सही नहीं हो सकती जब तक वो जो सैम्पल है वो सही ना हो। इधर से आपको ये पता लगता है कि प्रॉपर हैंडलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक क्राइम सीन को रिजॉल्व करने के लिए। अगर आप जो एविडेंस उठा के क्राइम लैब के अंदर लेके जा रहे हो, आपने जैसे उसको उठाया, आपने गलत तरीके से उठा लिया, आपको जो चीज़ उठानी थी आपने वो नहीं उठाई, आसपास की चीज़ें उठा ली, तो वो आसपास की चीज़ों के ऊपर आप जो मर्ज़ी टेस्ट लगा लो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस चीज़ में तो वो एविडेंस ही नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि एक चादर है, उसके ऊपर ब्लड का निशान लगा हुआ है। अब आपने वो ब्लड का निशान उठाने की बजाय, वहाँ से चादर काटने के बजाय आपने साफ़ वाली जगह से चादर काट के भेज दी, तो अब उस साफ़ वाली चादर के ऊपर तो निशान ही नहीं है ना। उसके ऊपर आप जितनी मर्जी टेस्ट लगा के चेक करने की कोशिश करोगे कि ब्लड है ब्लड है ब्लड है, वो तो हमेशा यही कहेगा कि नहीं ब्लड, क्योंकि साफ़ है वो जगह। तो जब तक आप वो ब्लड वाली चीज़ नहीं लेके जाओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो जब तक कि आप सही वाला सैंपल नहीं उठा के लेके जाओगे तब तक सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये वाला लॉ हमें यही बात समझाता है। अब इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आए वो प्लीज़ मुझसे पूछ लें।